का साथ सतेंद्र सिसाई फिलहाल भाई हिसार के अंदर मौजूद था। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी हमने मिले और बातचीत करावांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सतेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, बात की जाए जनता सरकार मोर्चा एक पूरा हरियाणा भारत का एक चर्चा केंद्र बन गया है। इसमें कोई प्रमुख तो है नहीं, लेकिन शुरुआत आपने करी है ना। शुरुआत भी देखिए क्या है इसके अंदर ना, ये कोई एक संगठन नहीं है। असल में सतेंद्र भाई संगठनों का एक ग्रुप है। संगठन के लोग जो हैं वो जो समाज के लिए बोल रहे थे और समाज के लिए आवाज उठा रहे थे, वो ऐसे लोग जिनको अपने नाम से ज्यादा काम में इंटरेस्ट है, जिनको समाज की समस्याओं के समाधान में इंटरेस्ट है और जो एक दूसरे व्यक्ति के साथ आकर के खड़े होने के लिए तैयार हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल करके, उन लोगों का समूह है जनता सरकार मोर्चा। आप देखोगे कुछ जगह पर कुछ आंदोलनों में कॉल किसी और संगठन की होती है और कोई दूसरा संगठन उसको सहयोग देने के लिए या समर्थन देने के लिए आता है तो अपने झंडे अपने बिल्ले ज्यादा ले आता है। तो ऐसा लगता है जैसे इन्हीं की संगठन की कॉल थी और इन्हीं का जो आंदोलन था। ये तो है दूसरे लोग जो घाघ लोग होते हैं उनका तरीका काम करने का। जनता सरकार मोर्चा का क्या है कि जैसे आज जनता सरकार मोर्चा के 20-25 किसान साथियों का समर्थन देने के लिए साथी आए हुए हैं, तो हमने मतलब कहीं पर भी हमने झंडा और बैनर नहीं लाया। हमारा मकसद था हमने साथ देना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है और हम मोर्चे में आ गए। तो ये ऐसे लोगों का समूह है जिसमें हमने ये निर्णय लिया था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब भी कोई गलत मतलब अत्याचार हो सरकार का या किसी तरह से दमनकारी कोई नीति हो, तो उस टाइम पे हम सारे लोग एक साथ में आवाज उठाएंगे। और इस दिशा पे काम चल ही रहा था। इस दौरान बीच में वो कोविड वाला प्रकरण हो गया और हम लोग मतलब जैसे मैं अगर बताऊं, मेरे जो संगठन का नाम तो नीडर है, NIDER, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। हम लोग तो मतलब मैं तो समाज को ये बताने के लिए निकला हुआ था कि आपको अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। हमारे यहाँ लोग राजनीति को केवल वोट डालने को राजनीति बोलते हैं। मैं इस लोगों को समझा रहा था कि असल में सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना राजनीति नहीं होती है। असली राजनीति वो होती है जो राजनेता आपके साथ पूरे 5 साल 24 घंटे 365 दिन करते रहते हैं। असली राजनीति वो होती है कि आपको अपनी दी हुई वोट की पहरेदारी करनी आती है कि नहीं आती है। इसी पे मैं काम कर रहा था। इसी दौरान हमने इलेक्शन मैनेजमेंट पे भी खूब काम किए और दूसरे मुद्दों पे काम किए। एजुकेशन पे मैं काम कर रहा था। एजुकेशन के तहत एक्सपैंडिंग होराइजन्स जो मेरी कंपनी का नाम है, उसने पूरे इंडिया के अंदर जैसे 63 ब्रांचेस थी मेरी, तो मैंने 2016 में सारी 63-64 फ्रेंचाइजी बंद करके और मैंने गाँव के लोगों को ये समझाने के लिए काम करना शुरू किया कि आपको अपने बच्चे के लिए शिक्षा का इंतजाम अपने गांव में ही करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम भी। अगर आप ये नहीं कर पाए तो कॉर्पोरेशंस आपको खा जाएंगे, क्योंकि राजनेताओं को उन्होंने अपना पालतू कुत्ता बनाया हुआ है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे वोट आपने दे दी, लेकिन वोट गई किसको? या तो मीडिया के प्रभाव में आकर वोट दिया आपने, या ईवीएम ने जिस नेता को देना चाहा उसको दे दिया, या फिर पैसे के लालच में वो वोट को खरीद लिया गया। इस तरह से वो मैनेजमेंट जिस तरह से वो काम करती है इलेक्शंस की, वो मैनेजमेंट आपके असली प्रतिनिधि को वहां नहीं पहुंचने देती और केवल उद्योगपतियों के, कॉर्पोरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ही वहां पहुंचते हैं। तो हम लोगों को ये समझाते हुए चल रहे थे उस टाइम पे भी कि आप अपने गांव में अरेंजमेंट कीजिए अपने बच्चों की शिक्षा और उसका रोजगार का। फिर इसी दौरान हमारे पास आ गए कुछ साथी जिन लोगों ने पैसे के ऊपर काम किया हुआ था, तो हम ये भी बताना शुरू किया हमने कि ये कॉर्पोरेशंस के साथ मिल करके बैंकर्स ने सरकारों को गुलाम बना करके सरकार में बैठे लोगों को लालच दे करके ये काम चालू किया। आप देखिए कोरोना के दौर में जिस आदमी ने आपके ऊपर किसी चीज की जबरदस्ती करी, या जब भी कोई नेता या कोई ग्रुप का हेड या फिर कोई पुलिस वाला आपके साथ जाति कर रहा होता था, या कोई आंगनबाड़ी वर्कर गांव में आकर के आपको धक्का करती थी कि आपने लगवानी है वैक्सीनेशन, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पर जब उनसे पूछा जाता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब कोई चीज हमको नहीं लगवानी है तो फिर तुम हमको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता था कि हमें तो नौकरी करनी है।
मतलब यह था कि पैसे के पीछे उन लोगों ने गुलाम कर लिया उनको। और जो नेता आपने देखा होगा, कुछ राजनेता तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं चुनाव के दौरान, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के बाद में जब हम ठेका प्रथा चालू करके या पर और कोई काम करके या पर पुलिस वालों के साथ मिल करके हम कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रचेंगे कि हमारे को, अगर हमने चुनाव में 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया तो हम 200 करोड़ कमा लेंगे। यानी पैसे ने आदमी की मति को ऐसे मार दिया कि वो अपने ही समाज और अपने ही गांव को बर्बाद करने के लिए चल पड़ा। अब पता चला कि ये पैसा ही सारा फेक है, सारा ही प्रोपेगेंडा ये गड़बड़ में है। इसका असली पर्पस ही आपकी जमीनों को हथियाना और आपके परिवारों को बर्बाद करना है। आपके संयुक्त परिवारों का एकल परिवार होना, चाहे बच्चियों की शादी की उम्र को बढ़ाना, चाहे लड़कियों को काम के लिए बाहर निकालना, और आजकल तो इन्होंने लड़कियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके वो देने में, लोन देने की भी प्रक्रिया चालू कर दिया है और लड़कियों को राजनीति में भी लेकर के आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो व्यक्ति, आदमी ही राजनीति में अगर आता है, लड़का ही अगर राजनीति में आता है तो अपना शोषण कितना महसूस करता है कि 15 साल 20 साल के शोषण के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता है। तो लड़कियों का कितना शोषण होगा इसका अंदाजा आप लगा करके देखिए। जिस तरह से आप हॉलीवुड बॉलीवुड में देख लीजिए किस तरह से कोई कैंपेन चलते हैं, मी टू के कैंपेन चलते हैं, और क्योंकि समाज को हमने उस एंगल से विकसित नहीं किया है। लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, हमारे घर के अंदर मैनेजरियल पोस्ट पे होती थी। मैनेजरियल पोस्ट का मतलब ये हो गया कि कंपनी में जो सबसे टॉप पे जो पोजीशन पे होता है ऑफिस में, वो मैनेजर होता है। बाहर काम करने का, आंडने का काम जो है वो आदमी करता है, और जो मैनेज करने का काम है वो उसकी औरत कर रही होती थी। तो यानी कि सबसे टॉप की पोजीशन पर होती थी। अब आजकल तो टोल पे भी लड़कियों को नौकरी देने लग गए ये लोग। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए लोन दे करके ये हमारे घर की औरतों को भी कर्जदार बनाना चाहते हैं। जिस तरह से कर्जे की वसूली करने वाला आदमी अपने आदमियों के साथ में बदतमीजियां करता है, अगर कल को वो हमारी औरतों के साथ भी बदतमीजी करने लगे, क्योंकि लोन तो चुकता होगा नहीं। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं आपकी पिछली वीडियो के अंदर कि जो टोटल लोन है, जो आज से 1 साल पहले देखोगे 256 लाख करोड़ था, वो अब 170 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। और जो पेपर करेंसी है वो 34 लाख करोड़ ही है। तो उसी करेंसी के ऊपर वो लोन देते जा रहे हैं। तो जब वापस आएगा तो सिर्फ 34 लाख करोड़ आएगा। अब मान लो इस दौरान बीच में 10,000 करोड़ अडानी का आ गया। अब अडानी और अंबानी को तो ये पैसे का खेल सारा मालूम है। अब उसने तो अगर सरकार को धमकी दे दी कि देख ले, चाहे वो लोन मेरे पर धक्का करेगा तो मैं करूंगा, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, उनको अगर आप कुछ कहोगे तो वो उद्योगपति सरकार को धमकी देता है कि मैं देश की जनता ने रुपया छापने वाला खेल समझा दूंगा कि कैसे तुमने 2016 में नोटबंदी के दौरान जब 16 लाख करोड़ रुपया देश में था, तो तुमने 2000 का नोट जब आया 500 और 1000 के तो बंद कर दिए, 2000 का इंट्रोड्यूस किया, 18 लाख करोड़ रुपया अपना छाप लिया, अपनी पर्चियां छाप ली। वो अपनी पर्चियां छाप के उन्होंने क्या किया, बीजेपी ने, आपने देखा होगा ना कि 2000 का नोट बीजेपी के दफ्तरों में मिलता था। जिस टाइम पे 2000 का नोट आया बदली जाते थे। तो उन्होंने क्या गेम खेला है ये कि उन 2000 के नोटों के बदले में सारे देश के हर जिले में अपना एक ऑफिस खोल लिया और उस ऑफिस के अंदर हाईटेक ऑफिस खोल लिया। वो पैसा कहां से आया कोई तो पूछे मेरे दोस्तों। उन्होंने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिलेगा उस पैसे का क्या हिसाब किताब होगा, उस ऑफिस को बनाने के लिए पैसा कहां से आया है, कहीं तो ट्रांजैक्शन हो रही होगी, पता करोगे सारा कैश में हुआ है वो सब कुछ। तो वो पैसा जो 18 लाख करोड़ रुपया छाप के मार्केट में पहले तो दे दिया, उसके बाद वो 2000 के नोट गायब कर दिए मार्केट में से, अब वो गायब हो गए हैं। मतलब देश के उद्योगपति जब टाइम सरकार को डंडा करेंगे ना कि थारा जो छापन वाला खेल समझा देंगे हम, उसी टाइम उनके माफ हो जाते हैं। कदे तो 10,000 करोड़ माफ हो गए, अभी अभी उसके 50,000 करोड़ रुपए अभी उसका माफ हुआ है ना, यो सुभाष चंद्रा का, इनका पार्लियामेंट का मेंबर था, ये राज्यसभा का सांसद था। इसका गेम समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो यही समझाते हुए जनता सरकार मोर्चा निकला हुआ है कि देश के लोगों को ये बताना कि आप स्वावलंबी कैसे बन सकते हो। ये जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं ये आपके लिए नहीं बन रहे हैं। आप देखो वो इतना बड़ा चक्कर काट के आने की क्या जरूरत है हमारे छोटी छोटी गाड़ियों को और हमारे ट्रकों को। असलियत में आने वाले टाइम में बड़े बड़े ट्राले आने वाले हैं अंबानी अडानी का सामान ढोने के लिए। वो बड़े बड़े ट्रालों
के लिए ये बन रहे हैं। ड्राइवरलेस ट्रक आएंगे यहाँ पर, इसीलिए किसान का ट्रैक्टर यहाँ नहीं चढ़ने देते, किसान की बुग्गी यहाँ नहीं चढ़ने देते, किसान का साइकिल यहाँ नहीं चढ़ने देते, आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती ना इसके ऊपर। तो जो नए हाईवेज आ रहे हैं, एलिवेटेड हाईवेज आ रहे हैं, ऐसा क्या चक्कर है भाई? क्योंकि यहाँ बड़े ट्रक चलने वाला खेल आने वाला टाइम में वो चलेंगे जो ड्राइवरलेस कारें हैं, ड्राइवरलेस ट्रक हैं। और वो ड्राइवरलेस ट्रक जो है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाया है, अफगानिस्तान से ड्रग्स सीधी आया करेगी देश के अंदर। जैसे इन्होंने ठेके खोल के आपके लिए दारू की सुविधा उपलब्ध कराई है ना, दिल्ली की सरकार तो महिलाओं के लिए भी दारू की अवेलेबिलिटी करा रही है खूब, की महिलाओं के अलग ठेके खोल रही है। तो इसी तरीके से आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए अफगानिस्तान से सीधे ट्रक आया करेंगे भर भर के। जिस तरह से अडानी की मुद्रा पोर्ट के ऊपर 26,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पीछे पकड़ी गई थी। डॉक्टर साहब, बात की जाए, मान लो जनता सरकार मोर्चा है, कार्य कर रही है, जो मान लो ये था जो आप लोन वगैरह की बात कर रहे थे, जो बैंक वगैरह ने दिया था उसके कई सील भी आपने खुलवाई है, जो सरकारी ताले जो लगे खुलाए थे। उसके बाद में एक बात चली, भाई चलो जनता भला हो गया, लेकिन डॉक्टर बुला रहा है ना कि जुट पड़ गई जनता बुला करण की, डॉक्टर बुला रहा है कि क्या फायदा है इस चीज़ का? भाई देखो, जिस टाइम पे कोरोना के दौर में जब मैं लोगों को वैक्सीन की सच्चाई बताया करता, तो मेरे एक बात समझ में आई कि मैं किलकी मारी मैंने जिस टाइम पे किसान आंदोलन चला हुआ था ना, तो मैं ये बोला करता था लोगों को कि भाई अपने बालका ने बचा लियो, लॉकडाउन पे पेंडा छटा लो तो तुम जीत जाओगे। जब तक किसान बैठे थे तब तक तो इनकी औकात थी नहीं कुछ भी करने की, ना चलान भी नहीं कटे थे, जिस गाड़ी पर झंडा लग रहा है उसका। इन्होंने लॉकडाउन लगाने के लिए किसानों को घर भेज दिया, घर घर दस्तक चालू कर दिया, आपके घर में बढ़ के लागे ठोकन। फिर क्या 18 साल की उम्र तक लगेंगे, पहले तो उधर ऊपर तो चले 60 तक, फिर 50 तक, 40 45 तक, फिर 18 तक आ लिए, फिर बोले 16 से 18 लगेंगे। मेरा छोरा उस टाइम पे 14 का था, समझा तो हम तब भी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा ना 16 से 18 लगेंगे, जिस दिन ये ऐलान हुआ ना, याद हो आपका, अगर मोहित गुजरा था नरवाणे में, उस मोहित के गुजरने पे हम तो फिर अगर बने हुए, बाय चांस वहां वाली वीडियो वायरल होगी। उससे पहले DW हिसार से मेरी बातचीत हुई थी, उसके साथ वह वीडियो वायरल होगी थी, ऑडियो वायरल हुई थी बातचीत की। वो हिसार वाली से लोगों को यह संदेश चला गया कि गड़बड़ है इसमें, और मैं चिल्ला रहा था कि अपने बालकन बचा लियो, ये रुकने वाले नहीं है, 8 आवेंगे हैं। उस टाइम पे बाय चांस ऐसा होता है कि उसी दिन लॉकडाउन की घोषणा होती है, अनिल विज का बयान आता है कि मंडी में नहीं जाने देवांगे, मोहित ने जब लगवाई थी, और ये भी ख्याल आ जाता है कि अभी स्कूल अगले 3 महीने तक नहीं खुलने वाले, और ये भी बयान आ जाती है, तो शिक्षा मंत्री का बयान आया था, और फिर ये बयान आया कि अब 14 से 15, अब क्या था वो, 16 से 18 था, फिर 12 से 15, 12 से 15 लगेंगे। अब मेरा बच्चा उस टाइम पर 15 का था। अब मेरा न्यू समझ में आ गया, ले भाई आ लिया तेरा छोटे का नंबर, और वो सैनिक स्कूल में पढ़ा करता। मैंने छोड़े तेन कह दिया, मैं स्कूल में ना जब मास्टर धक्का करे नहीं, बेशक सिर खोल आइए, लेकिन बॉडी ना सौंप दी अपनी। लेकिन मैंने सोच रही हूँ एकला ईब तो बच जाएगा, फिर लपेटेंगे। तो मन्ने अपना बच्चा बचाने के लिए मन्ने लोग आगे मैं तो गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा बालक क्यों करी बच जाए, और जब सबने बेरा लग गया कि थारा भी हो रहा, लोग इकट्ठे हुए, तो संगठन की ताकत का अंदाजा मुझे किसान आंदोलन में हो ही चुका था। और उस टाइम पे मुझे क्लियरिटी होगी कि जब मैंने अपना बालक बचाना है, नशे तक बचाना हो, गुंडागर्दी तक बचाना हो, अन्याय व्यवस्था तक बचाना हो, या इस कुव्यवस्था से बचाना हो, तो समाज के बच्चों की लड़ाई लड़ना मेरी मजबूरी है। तो इसी तरह से फिर मुझे समाज के लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि तुम अपने अपने बालक ना अपना मान रहे हो ना, यह सोच गलत है। पड़ोस के बालक ने भी अपना बालक मान के सोचो। आज अन्याय किसी और के साथ हो रहा, सोच के देखो कल ना जब थारा नंबर आएगा जब के होगा, यो समझाना जो है ना मेरी मजबूरी बन गई। तो मैंने अपना काम सब छोड़ छाड़ गए। मैं जब ये एजुकेशन वाले पर्पज के लिए मैं निकला तो वही था कि भाई मेरे पे टेक्नोलॉजी है, पूरे गांव को ऐसा बना देंगे कि एक भी बालक बेरोजगार ना बचे, गारंटी है इस बात की। लेकिन गांव वाले निकल के तो आओ, मैं क्यों करूं सबसे काम के लिए, गांव ने चाहिए तो आप आकर के मेरे से टेक्नोलॉजी ले लो, वह समझ ले लो, मेरे पे वह बात ले लो कि कैसे बनेगा, तो हम बैठ के निर्णय ले लो और अपने गांव ने खुद बचा लो। इस बात के लिए तो मैं निकला हुआ था। इस मुद्दे पर और पता लग गया, फिर न्यू कर न्यू पता चला कि यार यह व्यवस्था असल में एक नहीं है दोस्त, यो तो पूरा जाल है।
कैसे जाड़ है देखो आप। लोन लिया बंदे ने, 40 लाख का लोन लिया, 12 लाख भर दिया, 42 लाख ही भी देना का ब्योंत नहीं, लॉकडाउन ला के उसका धंधा चौपट कर दिया। अब उसकी दुकान बंद पड़ी है, घर बीमार पड़े हैं क्योंकि शरीर में केमिकल जा लिया, भरने का ब्योंत नहीं। तो ये बहुत मान बैठा है कि दुकान तो गई, किले तो गए, मकान तो गया। उसने बचाने खातर मन ने पता लग गया कि गेम चल रहा, हमने बैंक से चिट्ठी लिख दी, पता चला बैंक की फ्रॉड करने लग रहा। ये बैंक जबरदस्ती पुलिस वाले ने लेकर आ जाए उनके घर। वो जो गांव का आदमी उन्हें बेराई को नहीं कि पुलिस वाला सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने के लिए आया हुआ है। पुलिस वाला कब्जा दुआन को नहीं आ रहा, पीछे दुआन को नहीं आ रहा। पुलिस का काम ही नहीं है कब्जा दुआन का। पुलिस का काम अगर जब पीछे दुआन का हो तो जो पैसे बैंक का पता लेने आवे हैं लोगों ने वह दुआ दो पुलिस वाले। फिर बेरा लग गए कि जितने ये मतलब CIA, CBI, CID ये भी इलीगल है। फिर पता चला है कि ये जो बैंकों की रिकवरी वाला पैटर्न है ये भी इलीगल है। फिर पता चल रहा है तो गुंडागर्दी चल रही है। तो फिर इस बात से मैं अपने बालक ने कब तक बचाऊंगा भाई। इसीलिए मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे पूरे समाज की बात करनी पड़े और समाज के हर पहलू पर बात करनी पड़े। शिक्षा प्राप्त कर ली, अगर रोजगार का साधन नहीं है तो आपका बालक नशेड़ी बनेगा ही बनेगा, तो नशे पे भी करनी पड़ेगी। सरकार की गुंडागर्दी पे भी करनी पड़ेगी। इन लोगों के खिलाफ जो आंदोलन, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, तो इस बात का भी जिक्र ठाना पड़ेगा। तो जो भी गलत होने लग रहा है उसका जिक्र ठाना पड़ेगा। एक मुद्दे ने ठाकर चल ही नहीं सकते भाई। इसीलिए हमारी मजबूरी हो गई कि अब हम जा करके गांव के लोगों को जगाएं और जगा करके इस पूरे के पूरे लोगों को आंदोलित करें कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू करो। क्योंकि डॉक्टर साहब एक बार जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, उसमें आपने ध्यान दिया होगा, संगठित थे, बहुत सारे राज्य भी थे, लेकिन राज्य में वही फिर पलट हो गया। राजस्थान में देख लो और सबसे पहले तो हरियाणा का आदमपुर में देख लो, उसमें जो खिलाफत थी वो खिलाफत लोग जल्दी भूल गए और दोबारा फिर उसी का राज बनवा दिया। नहीं, कोई नहीं भूला। इसको समझने के लिए 2014 से लेकर अभी तक के सारे बाईपोल्स देखो, सारे वो इलेक्शंस देखो जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए। जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा बीजेपी आ रही है। जहां भी उपचुनाव हुआ है वहीं बीजेपी आ रही है। जहां परसेप्शन बनाने की बारी आएगी केवल उस टाइम पे बीजेपी जीती है। और जिस टाइम पे सेकंड टाइम 2019 में खट्टर साहब को मुख्यमंत्री का वो बनाया गया था उम्मीदवार, उस टाइम पे जितने भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो है सारे के सारे आ रहे थे। मतलब देखो ना आप कि बीजेपी जीत रही है लेकिन बीजेपी के गद्दावर नेता हार रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको कम समझो आप। ये सारा का सारा ईवीएम का गेम है। ईवीएम, मीडिया और पैसा, इससे आपके दिमाग में परसेप्शन बनाई जाती है कि जनता ने भूलकर इनको वोट दिया है। वो सारी गलतियां भूल करके ना, जनता ने किसी ने वोट को नहीं दी, इनको वोट ईवीएम ने दी है। लोग अपनी वोट ईवीएम को दे के आते हैं, ईवीएम जिसने देवे दे दे। ये काम 2014 से पहले कांग्रेस के केस में भी होया था। 2009 में अगर आपके ध्यान हो, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार था। उस टाइम पे 24% वोट मिली थी बीजेपी को, और जिस टाइम मोदी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था उस टाइम 31% मिली थी। इतना विरोध होने के बावजूद भी, इतना मतलब चलो 2009 में तो कंफ्यूजन थी जनता के कि इन्हें देवा कि नहीं देवा। उन्हें उसका पता था कि ये तो चोर हैं कांग्रेसी, तो फिर ये पता लग गया कि ये तो डाकू हैं, ये तो सारे के सारे पैसे वालों के ही गुलाम हैं ये तो। और न हमारे पुरखे भी कहा करते भाई ये कच्चे वाले तो बचा लियो, जब अपने समाज बचाना हो तो यहाँ कच्चे वाले आएंगे तो नाश होगा। वो कच्चे वाले तो देनी कौन थी लोगों ने, और उन तो दुखी थे। उतने विरोध के बावजूद भी केवल 31% वोट आए। इसका मतलब ईवीएम का इतना बड़ा खेल है कि अगर आपको अपनी विधानसभा पे जीतना हो ना इस ईवीएम से, तो हर बूथ पे 100 वोट इनकी हुए हैं। 500 के बाद अगली 100 वोट इनकी होंगी। इसका मतलब बीजेपी वाले अपनी वोट तो गिर जाएंगे 500 तक पहले, और फिर अगले जो 500 तक लेकर 600 तक की जितनी भी वोट होंगी सारी जाएंगी बीजेपी का। तो सोचो अगर 200 बूथ होंगे एक विधानसभा में, तो 200 गुना में 100, 20,000 वोट तो बीजेपी की शुरू में है। चाहे एक भी आदमी वोट ना दे, वो 20,000 तो पक्का आवेंगी। यानी जो विरोधी पार्टी है उसकी लड़ाई 20,000 प्लस से स्टार्ट होगी। अगर बीजेपी 2,000 वोटों से जीत रही है ना अगर बीजेपी, तो ये समझो वो 18,000 से हारनी थी।
यो समझो आप इसको। तो ये सारा खेल ईवीएम का है। और यह बात अगर आप लोकसभा में मान के चल पड़ो तो लोकसभा में एक सीट पर 9 विधानसभा हो हैं, तो 200 के हिसाब से अगर 20,000 के हिसाब से 9 तक गुणा करोगे तो लगभग 2 लाख वोट तो बीजेपी के खाते में पहले में चली जावे। इसका मतलब यह लड़ाई इतनी बड़ी है। डॉक्टर साहब एक सवाल है, जनता भी सोचा है, जनता सरकार मोर्चा 2024 के चुनाव में क्या कुछ रंग लाओगी? खुद के कैंडिडेट उतारेगी या खुद आप लड़ोगे चुनाव? क्या कुछ आपने सोचा है? देखो, यही बात जनता सरकार मोर्चा समझाने के लिए निकला है कि सिर्फ वोट डालना और चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है। अगर कोई हमको कहे कि आप राजनीति करोगे तो मैं उसको ये बता दूं कि जो अब तक काम कर रहे थे या भी राजनीति ये थी असल में तो। लेकिन जहां वोट आती है वोट लेने की या चुनाव लड़ने की, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के अंदर हमने एक नियम बनाया था जब ये मोर्चा बना कि मोर्चे के अंदर जिसको माइक मिला हुआ है, जिसको चेहरा मिल गया, जिसको समाज ने एक्सेप्टेंस ले ली कि वो बालक ठीक समझाने लग रहा है, उसकी ड्यूटी समझाने की है। मैं टीचर हूं तो मैं समाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शिक्षक ही बना रहने दो, मुझे मेरा काम करने दो जो मेरा एजुकेशन का काम है। और नेता हम छांट के देंगे आपको, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हमारी पार्टी से आपको चुनाव नहीं लड़ना। आपके बीच में से लोगों को निकालने का तरीका दे देंगे आपको कि ईमानदार आदमी कैसे निकालने हैं। ईमानदारों की कमी नहीं है इस देश के अंदर, अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस देश के अंदर, लेकिन अच्छे लोगों की प्रक्रिया में आदमी सबसे पहले खुद को सबसे अच्छा साबित करने पे लग जाता है और इसीलिए वो हार जाता है। तो देश ना हारे, देश जीत जाए, समाज जीत जाए, तो मेरा हारना उसके लिए जरूरी है। तो मैं इसके अंदर इस तरीके का मतलब खेल चले कि भैया लोग जीतें, और लोगों के जीतने का एक ही तरीका है कि लोग अपने बीच का एक कैंडिडेट हमको दें। तो लोगों के बीच का कैंडिडेट आएगा, उसको कैसे छांटना है, उसको कैसे तैयार करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसकी तैयारी की जा सकती है। असल में हमारा लड़ने का ऐसा कोई इरादा है नहीं, लेकिन लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना तो हमारा मकसद है। डॉक्टर साहब एक अंतिम प्रश्न है, आपने रैली भी करी, जयपुर के अंदर अलग अलग प्रोग्राम करे, अलग अलग स्टेट में करने जा रहे हो, ये फंड रेज कहाँ से हो रहा है? कौन सी पार्टी फंड रेज कर रही है, या फिर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है भाई सब कुछ मैनेजमेंट आप कर रहे हो? नहीं, पैसा पब्लिक का पैसा है, लोगों का ही पैसा है। जैसे अभी कर्ज मुक्ति में भी हमारे को बहुत से लोगों ने सहयोग किया। इससे पहले भी आपने देखा होगा रैली के अंदर भी हमको बहुत से लोगों ने वहाँ हमने दान के लिए लगा रखा था, एक प्लेट 2 जगह हमने लगा रखी थी। और समाज में मतलब ये जो साथी लगे हुए हैं, आपने नोटिस किया, कभी देखना आप हमारे ज़िले के साथियों को देखना, मतलब उनके घर में इतनी तकलीफ़ है फिर भी वो दिलो जान से लगे हुए हैं अपना घर फूक के। न एक आदमी अपना घर फूक के लाग रहा है, एक आदमी। जनता सरकार मोर्चा तो आज बना होगा ना सतिंदर भाई। मेरी गाड़ी जो इससे पहले जो गाड़ी मेरे पास होंडा सिटी है ना, 5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। वह 5 लाख किलोमीटर में कितने तो जोड़ी टायरा की बना है, बीच में जब पंचर पार्ट भी गए हों, कितने सर्विस बनाए, कितना स्पेयर पार्ट बनाए, कितनी खराबी बनाए, कितना तेल बनाए। साहब ला के देखा था मैंने, लगभग 1 करोड़ रुपया बनाए। तो मोर्चा बनन तब पहले समाज पे इतने रुपये तो मैं ऑलरेडी अपनी कमाई का लगा चुका था। मेरे को परमात्मा ने एक हुनर दे रखा है कि मैं उससे जो है अपना रोजी रोटी आराम से चला लेता हूँ, तो इसी कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन मेरा यो मकसद नहीं है कि भाई मतलब पैसा यहाँ से कमाया जाए। हम तो अपना सब कुछ छोड़ के लगे थे। कोचिंग सेंटर मेरा इतना ज़बरदस्त चल रहा था, तो मेरे को ये लगता है कि 5 दिन अगर मैं अपने परिवार के लिए कमा लूँ तो 25 दिन मैं समाज को लगा सकता हूँ। लेकिन जो बाकी साथियों का जो खर्चा है उसके लिए तो मैंने अभी अपील करी थी कि भाई आप हमारे से जुड़ने के लिए 95 18 17 0000 पर मिस कॉल कर दो। प्लस वक़्त फाउंडेशन का हमने वो जो अकाउंट नंबर दे रखा है, भाई हमने ईद जागरण के लिए कम से कम 100 गाड़ियाँ दौड़ानी पड़ेंगी पूरे समाज में। 100 गाड़ियों का खर्चा हमारे पे तो है को नहीं, तो समाज नहीं देना पड़ेगा। बड़े उद्योगपति से ले लेंगे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, किसी पार्टी पर ले लेंगे तो फिर उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। एक उद्योगपति आया था हमारे को डोनेट करने के लिए कि हम थारा खर्चा चला देंगे, तो बताओ जी, उन्होंने बोला रैली में इसके खिलाफ नहीं बोलना एक भी शब्द। मैया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई अगर वो उसमें शामिल है। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और ममता बनर्जी की वहाँ पर है और तेलंगाना में किसी और की है और यहाँ किसी और की है, तो जो सरकार गलत करेगी हम तो बोलेंगे ना। तो जो सरकार गलत करेगी उसमें अगर वह विरोधी पार्टी की है, उन्होंने होगा बोला तो फलाने आदमी के बारे में ना बोलिए। क्यों ना बोलिए भाई,
एक कोई आदमी जो यहाँ पे या बीजेपी करने लग रही है, कांग्रेस करने लग रही, दिल्ली के अंदर तो बल्कि 2000 का चलान था जब 500 रुपए का था। तो वो सारे के सारे जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं, जब सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या समाज के अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? तो लोगों की ही सपोर्ट से हम लोग चल पा रहे हैं और लोगों की सपोर्ट से ही चलेंगे, ऐसा ही हमारा इरादा है।